हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 10 सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 10 सब्जेक्टिव प्रश्न हैं ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि खादर और बांगर मिट्टी में अंतर लिखे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में अंतर लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। एक बगल आप लोग लिखिएगा खादर मिट्टी और दूसरे बगल आप लोग लिखिएगा बांगर मिट्टी और एक एक करके अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला अंतर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। तो खादर मिट्टी किसे कहते हैं? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर मिट्टी कहते हैं। और इसमें देख लीजिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर मिट्टी कहते हैं, जबकि जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर मिट्टी कहते हैं। तो ये हो गया पहला अंतर। आइए अब हम यहाँ पे देखते हैं दूसरा अंतर। खादर मिट्टी के कण महीन होते हैं। जो खादर मिट्टी होता है इसके जो कण होते हैं वो महीन होते हैं, बारीक होते हैं। और इसका देख लीजिए बांगर मिट्टी के कण मोटे मोटे होते हैं। जो बांगर मिट्टी होता है इसका जो कण होता है वो मोटे मोटे होते हैं, जबकि जो खादर मिट्टी होता है इसका जो कण होता है वो महीन होता है। तो ये हो गया दूसरा अंतर। अब हम यहाँ पे तीसरा अंतर देखेंगे। यह नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। जो खादर मिट्टी होता है ये नदी के एकदम समीप यानी एकदम नज़दीक वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। और इसमें देख लीजिए ये नदी के दूरवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। और जो बांगर मिट्टी होता है ये नदी से दूर पाया जाएगा, जबकि जो खादर मिट्टी होता है ये नदी के एकदम पास वाले क्षेत्रों में ही पाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रमुख 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम लिखे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको भारत के प्रमुख 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। भारत के प्रमुख 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम निम्नलिखित हैं। यहाँ पे पहला देखिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब यहाँ पे देखिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अब यहाँ पे दूसरा देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो कोलकाता में है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे तीसरा देखिए छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। इसे आपको याद रखना है। और यहाँ पे चौथा देखिए अन्नादुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और अन्नादुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो चेन्नई में है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र क्या है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र में मुख्यतः कृषि आता है। इसके साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन भी आते हैं। ये सब ग्रामीण जीवन पर आधारित होता है। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है इसमें मुख्यतः कृषि क्षेत्र आता है। और इसके साथ साथ पशुपालन भी आता है, मछली पालन भी आता है जिसे हम मत्स्य पालन भी कहते हैं, मुर्गी पालन भी आता है। और जो प्राथमिक क्षेत्र होता है ये ग्रामीण जीवन पर आधारित होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है।
आइए समझते हैं कि द्वितीय क्षेत्र क्या होता है। तो द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। जो द्वितीय क्षेत्र होता है इसे हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें खनिजों को निकाला जाता है तथा उससे उपयोगी वस्तुओं को बनाया जाता है। जो द्वितीय क्षेत्र होता है इसे हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम खनिजों को निकालते हैं और उससे उपयोगी वस्तुओं को बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको द्वितीय क्षेत्र भी समझ में आ गया होगा। आइए समझते हैं कि तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। जो तृतीय क्षेत्र होता है इसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं और इसमें बैंकिंग, बीमा, परिवहन, व्यापार, नौकरी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। जो तृतीय क्षेत्र होता है इसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं और सेवा क्षेत्र में क्या क्या आता है तो बैंकिंग, बीमा, परिवहन, व्यापार, नौकरी ये सभी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। जो शिक्षक स्कूल में पढ़ाते हैं वे भी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। जो तृतीय क्षेत्र होता है उसे सेवा क्षेत्र कहते हैं और जो प्राथमिक क्षेत्र होता है इसमें कृषि आता है और कृषि में क्या क्या आता है तो यहाँ पे कृषि के साथ साथ यहाँ पे देखिए पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन भी आता है। और जो प्राथमिक क्षेत्र होता है ये ग्रामीण जीवन पर आधारित होता है और जो द्वितीय क्षेत्र होता है उसे हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें खनिजों को निकालते हैं और उससे उपयोगी वस्तु को बनाते हैं। और तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं और इसमें बैंकिंग, बीमा, परिवहन, व्यापार, नौकरी सभी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। और जो शिक्षक हमें स्कूल में पढ़ाते हैं वो भी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन कर सरकार को बताना था कि नमक पर बढ़ाया गया कर अनुचित फैसला है। जब ब्रिटिश सरकार थी तो जो लोग नमक बनाते थे उन पर कर यानी टैक्स बढ़ा दिया गया और जो लोग टैक्स देते थे तो वही लोग नमक बना पाते थे और जो लोग टैक्स नहीं देते थे वो लोग नमक नहीं बना पाते थे। इसीलिए दांडी यात्रा शुरू हुआ और दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था तो समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन कर सरकार को बताना था कि जो आप नमक पर कर यानी टैक्स बढ़ाए हैं वो आपका अनुचित फैसला है, उसे आप लोग वापस ले लीजिए। साथ ही यह सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरुआत के भी संकेत देना था। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव के द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा होता है। औद्योगिकरण क्या है तो औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव नहीं करता है बल्कि मशीनों के द्वारा होता है। इसमें वस्तुओं का उत्पादन बृहद पैमाने पे होता है। जब वस्तु मानव के द्वारा उत्पादन न हो के मशीनों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन होता है तो जो वस्तु का उत्पादन होता है वो बहुत ही बृहद पैमाने यानी बहुत ही ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन होता है जिसके खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता पड़ती है। जब यहाँ पे देखिए बहुत सारे वस्तुओं का उत्पादन होगा तो उसके खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होगी। औद्योगिकरण में नए नए मशीनों का आविष्कार होता है और औद्योगिकरण में क्या होता है कि नए नए मशीनों का आविष्कार होता है और नए नए तकनीकों का भी विकास होता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव के द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा होता है। इसमें वस्तुओं का उत्पादन बृहद पैमाने यानी बहुत ही बड़े पैमाने पे वस्तुओं का उत्पादन होता है जिसके खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता पड़ती है। और औद्योगिकरण में नए नए मशीनों का विकास होता है और तकनीकों का भी विकास होता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6
6 नंबर प्रश्न है कि भूकंप और सुनामी में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको भूकंप और सुनामी में कोई 3 अंतर स्पष्ट करना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। एक बगल लिखिएगा भूकंप और दूसरे बगल आप लोग लिखिएगा सुनामी और एक एक करके अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला अंतर, भूकंपीय कंपन का केंद्र जब स्थल खंड पर होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। तो भूकंप किसे कहते हैं? तो भूकंपीय कंपन का केंद्र जब स्थल खंड पर होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। और इसमें देखिए भूकंपीय कंपन का केंद्र जब महासागर के तल में होता है तो उसे सुनामी कहते हैं। तो सुनामी किसे कहते हैं? तो भूकंपीय कंपन का केंद्र जब महासागर के तली में होता है तो उसे सुनामी कहते हैं। तो यहाँ पे ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर देखिए, भूकंप का संबंध स्थल भाग से होता है। जो भूकंप होता है इसका संबंध किससे होता है? तो स्थल भाग से होता है। और इसमें देखिए सुनामी का संबंध जल भाग से होता है। जो सुनामी होता है इसका संबंध किससे होता है? तो जल भाग से होता है। और जो भूकंप होता है इसका जो संबंध होता है वो स्थल भाग से होता है। तो ये हो गया दूसरा अंतर। अब यहाँ पे तीसरा अंतर देखिए, भूकंप का प्रभाव कहीं पर भी पड़ सकता है। जो भूकंप होता है इसका जो प्रभाव होता है वो कहीं भी पड़ सकता है। और इसमें देखिए सुनामी का प्रभाव हमेशा किनारों पर पड़ता है। जो सुनामी होता है उसका जो प्रभाव होता है वो हमेशा किनारों पर पड़ता है, लेकिन जो भूकंप का प्रभाव होता है वो कहीं भी पड़ सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि वन स्वाद से आप क्या समझते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि वन स्वाद से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। वन स्वाद की परंपरा दशकों से बनी आ रही है, जिसमें किसी प्रतिनिधि के निधन या इस्तीफे के बाद जो सीट खाली रह जाती है उस सीट पर उसी के परिजन या रिश्तेदार को चुनाव के लिए टिकट दे दिया जाता है। इसे ही वन स्वाद कहते हैं। तो वन स्वाद किसे कहते हैं? तो जो वन स्वाद की परंपरा है वो दशकों से यानी सालों से चली आ रही है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई फेमस प्रतिनिधि हैं, अगर उनका निधन हो जाता है या वो इस्तीफा दे देते हैं तो जो सीट खाली रहता है तो उस सीट पर क्या किया जाता है कि जो फेमस प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं के परिजन या रिश्तेदार को चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दिया जाता है। और इसे ही वंशवाद कहते हैं। इस प्रकार के वंशवाद आज भी लोकतंत्र में बना हुआ है, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर समस्या है। और जो वंशवाद है वो आज भी जो यहाँ पे पार्टियां होती हैं, लोकतांत्रिक पार्टियां होती हैं, उसमें बनी हुई हैं और ये लोकतंत्र के लिए गंभीर समस्या है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि मनरेगा क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मनरेगा क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। मनरेगा ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। तो मनरेगा क्या है? तो मनरेगा ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है, इसे आपको याद रखना है। और मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूर यानी जो गांव के मजदूर होते हैं उन्हें साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। और इसके लिए एक न्यूनतम मजदूरी भी निर्धारित की गई है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ से होने वाले हानियों का वर्णन करें। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बाढ़ से जो होने वाली हानियां हैं उसका वर्णन करना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। बाढ़ से होने वाली हानियां निम्नलिखित हैं। यहाँ पे पहला हानि देखिए, बाढ़ के कारण उपजाऊ भूमि पर लंबे समय तक जल जमाव हो जाता है, जिससे खेती नहीं हो पाती है। क्या होता है कि जब बाढ़ आता है तो जो उपजाऊ भूमि होती है उस पे लंबे समय तक यानी ज़्यादा समय तक क्या होता है, पानी भरा रहता है, जिससे खेती नहीं हो पाती है। तो ये पहला हानि हो गया। अब यहाँ पे दूसरा हानि देखिए, बाढ़ के दौरान जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती
जाती है। जब बाढ़ आता है तो छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है डूबने से। तो ये हो गया दूसरा हानि। यहाँ पे तीसरा हानि देखिए, बाढ़ के कारण सड़क एवं रेल मार्ग टूट जाते हैं। बाढ़ आता है तो क्या होता है कि सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों ही टूट जाता है कहीं कहीं पे। तो ये हो गया तीसरा हानि। चौथा हानि देखिए, बाढ़ के कारण हानिकारक बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है, जैसे मलेरिया, हैजा, चेचक। बाढ़ आता है तो जो हानिकारक बीमारियां होती हैं उसका प्रकोप बढ़ जाता है। और हानिकारक बीमारियों में से कौन सी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है? तो मलेरिया, हैजा, चेचक आदि बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये भी प्रश्न। आइए देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? तो वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान या क्रय विक्रय होता है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। आज के डेट में हम क्या करते हैं कि अगर हमको ये बिस्किट खरीदना है तो हम 5 रुपया 10 रुपया लेके जाएंगे तो दुकानदार वो क्या करेगा, बिस्किट दे देगा। लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था कि अगर किसी को गाय खरीदना होता था तो वो क्या करेगा कि बहुत सारा चावल दे देगा। पैसा उस समय होता नहीं था उतना, तो बहुत सारा चावल दे देगा और क्या करेगा, इस गाय को ले लेगा। और जिसे चावल की जरूरत रहेगा वो क्या करेगा, अपना गाय दे देगा और चावल ले लेगा। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे हम गांव में जब हम लोग छोटे थे तो आइसक्रीम खाते थे, तो जब आइसक्रीम वाला आता था तो वो क्या करता था कि हमें आइसक्रीम देता था और हम उसे क्या करते थे, तो गेहूं देते थे या मकई के बाल देते थे। तो गेहूं और मकई के बदले में हमें क्या देता था, आइसक्रीम देता था। तो एक वस्तु के बदले में वो दूसरे वस्तु हमें देता था, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए जो ये नंबर है इस पे क्या करना है, आपको व्हाट्सएप करना है और हमको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। अगर आप लोग कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग के दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। स्कूल जाते हैं तो स्कूल के दोस्तों के पास वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि हमारा भी कुछ हेल्प हो सके, क्योंकि हम भी जो पढ़ाते हैं वो बिल्कुल फ्री में पढ़ाते हैं, तो एक भी रुपया आपसे नहीं लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लेना है ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।